नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुक के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के बाद बड़ी तादाद में अवाम का एहतजाज। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती मुदाखलत की वजह से सरापा एहतजाज हैं अवाम। और श्रीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ने कायम किया डिजाइन स्टूडियो। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की गुलामी की बेशुमार कीमत चुकानी पड़ी है और इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा है यहां की खवातीन को। एक तो यहां का समाजी ताना बाना काफी उलझा हुआ है, जहां कबीलाई कल्चर का वजूद अभी भी कायम है। इसके चलते खवातीन को हुकूक बमुश्किल ही मिलते हैं। उनके साथ हो रही नाइंसाफी के बावजूद गुनहगारों को सजा भी कभी कभी ही मिलती दिखाई पड़ती है। गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात भी यहां अक्सर नजर आने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज भी यहां वादी हुंजा की खातून का कत्ल हो गया और कातिलों को सजा की बजाय रिहाई मिल गई। लेकिन इस वाकये ने मुख्तलिफ जमातों और आम लोगों का वजूद मानो हिला कर रख दिया और इंसाफ की लड़ाई के लिए आए रोज एहतजाज का दौर शुरू हो गया, जो अभी भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों अवाम, खास तौर से खवातीन, सरापा एहतजाज हैं। चाहे वो गोजाल में हों, शिमसल में हों, हुंजा हेडक्वार्टर में हों या फिर गिलगित असेंबली के बाहर, हर जगह एक ही आवाज उठ रही है कि अदीबा को इंसाफ दो। दरअसल वादी शिमसल की रहने वाली अदीबा को उसके ससुर और जेठ ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश दरिया में फेंक दी। इनकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन हाल ही में रिश्वतखोर पुलिस ने इन्हें ये कहते हुए जमानत पर रिहा कर दिया कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि एफआईआर में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि गुनहगारों ने इकबाल जुर्म कर लिया है। जैसे ही मुजरिमों के छूटने की खबर सामने आई, मकतूल को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाजों का दौर शुरू हो गया। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं गुलमित हुंजा में, जहाँ पर स्ट्राइक हो रही है अदीबा के जो हमारे विक्टिम है उसके नाम पे। जो कल्प्रिट है, जो हैरास हुई है, जिसका मर्डर किया है, उनको जो मुजरिम है उनको बेल हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अदीबा के लिए स्ट्राइक हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ सिर्फ अदीबा के लिए स्ट्राइक नहीं हो रही है, बल्कि अदीबा से जितने पहले हेरेसमेंट हुई हैं, जितने मर्डर्स हुई हैं, उनके लिए भी हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अदीबा के ससुराल वाले काफी रसूखदार हैं और ये मामला गैरत के नाम पर कत्ल से भी जुड़ा है। इसलिए पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। हालांकि एहतजाजियों का सवाल है कि क्या रसूख के आगे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? क्यों गिलगित बल्तिस्तान में गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता? ऐसे हालात में कानून की बातें महज किताबों में लिखी बातें ही लगती हैं। बेहद दुख की बात है कि आज भी अदीबा जैसी लड़कियों को यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि सिविल सोसाइटी गिलगित बल्तिस्तान गोजाल हुंजा से जो खातून जिसका मर्डर हुआ है, जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है, अदीबा जैसे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे कई केसेस हैं जो है ना बिल्कुल इंसाफ के मुंतजिर है, अदालतों की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख कोई इंसाफ नहीं है। ये जो वाक़या हुआ है गोजाल शिमशाल के अंदर, इसकी तो मिसाल तारीख में मिलती ही नहीं है कि जनाब जो है ना 1.5 महीने पहले मुलजिमान गिरफ्तार हुए थे, जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई थी। उन्होंने मर्डर को एक्सेप्ट किया कि हमने इसको कत्ल किया है। उसके बाद इनको अदालत में के थ्रू जो है इनको सजा हो गई और जनाब वाली 1.5 महीने के अंदर ही फिर जो है ना 302 के केस का जमानत पे फिर जो है ना वो बाहर आ रहे हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जालिमों का जो यार है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन के हालात
اتنے قابل ذکر ہیں کہ یہاں ان کی ہر داستان ہی دل کو جھکجھور دینے والی ہے۔ عدل و انصاف کے تحت یہاں خواتین کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ جینڈر کرائم سیل کی رپورٹ بھی یہ بتاتی ہے کہ خواتین پر ہونے والے جرائم میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ خواتین پر سنگین تشدد اور ان کے خلاف جرائم کے مسئلوں میں ہو رہا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ آدھی آبادی کو یہاں ادھورے حق بھی نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ادیبہ کا معاملہ تو سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کارکنان کے احتجاج کی وجہ سے سامنے آ گیا، لیکن بہت سے ایسے معاملے بھی ہیں جو کبھی درج ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ جو معاملے سامنے آتے بھی ہیں ان پر پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، جس کے سبب خواتین انصاف سے محروم رہ جاتی ہیں۔ یہ 22 سالہ بچی تھی، ادیبہ ان کا نام تھا۔ 7 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، شمشال گاؤں سے ان کا تعلق تھا، گوجال سے۔ ان کا قتل ہوا گزشتہ دنوں، ان کی لاش دریا کے کنارے سے ملی تھی، تو وہ اپنے سسرال کے اندر اس کا ہوا تھا یہ واقعہ، تو انہوں نے سسرال والوں نے یہ کہا کہ یہ خودکشی ہے، لیکن ادیبہ کے بھائی نے مقامی پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دی کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ قتل ہے، اس کو ری اوپن کیا جائے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے، فورینسک رپورٹ، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پراپر کی جائیں، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس کے ذریعے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں جائے۔ ادیبہ کا معاملہ پاکستان کے شہروں میں بھی اٹھنے لگا ہے۔ پاکستان کے 3 بڑے شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بھی اس ناانصافی کے خلاف آواز تیز ہونے لگی ہے۔ ان شہروں میں بڑی تعداد میں گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں چاہے کسی بھی جماعت کی حکومت رہی ہو، لیکن ان میں سے کوئی بھی خواتین کے حق کے لیے قدم نہیں اٹھاتی ہے۔ یہاں پولیس اور فوج ہی خواتین کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ قبیلائی سوچ بھی لوگوں پر حاوی ہے، لیکن نئی پیڑھی جو کہ تعلیم یافتہ ہے وہ اس طرح کے معاملوں میں اپنی آواز اٹھا رہی ہے۔ باشعور طبقہ جہاں بھی موجود ہے، چاہے وہ اس خطے میں نہ ہو کر پاکستان کے کسی کونے میں موجود ہو، لیکن وہ لوگ مظالم کے خلاف سامنے آ رہے ہیں۔ میں پرسنلی ادیبہ کو جانتی ہوں اور شمشال کا بچہ جانتا ہے اسے۔ وہ ایک نیک سیرت لڑکی تھی، وہ اتنی خاموش تھی کہ اسی وجہ سے اس پہ ظلم ہوا ہے، وہ بول نہیں پائی، اسی لیے اس کی آواز کو دبایا گیا۔ میرا یقین ہے، میرا بھروسہ ہے کہ ہم جس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہی ہمارے بھائی اگر ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم ادیبہ کو انصاف دلا پائیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے گلگت پولیس سے اور گورنمنٹ جی بی سے کہ اس کیس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیکھا جائے اور ادیبہ کو انصاف دلایا جائے۔ ہم اپنے آخری سانس تک ادیبہ کے لیے لڑیں گے۔ لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ آخر گلگت بلتستان میں خواتین کو حقوق کب ملے گا، کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ حکمرانوں کا رویہ دیکھ کر تو نہیں لگتا ہے، لیکن جگہ جگہ ہو رہے احتجاج اور اس میں خواتین کی شرکت کو دیکھ کر یہ یقین ضرور ہوتا ہے کہ جلد ہی یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور وہ خواتین بھی شان سے مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں گی۔ ایک خاتون کے قتل نے سوئی ہوئی قوم کے درمیان چنگاری کا کام کیا ہے۔ اس نے مانو مردہ لوگوں کو جگا دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس بار ایک خاتون کو انصاف ضرور ملے گا۔
गिलगित बल्तिस्तान से अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के हुनरमंद दस्तकारों के हाथों से तैयार मुख्तलिफ दस्तकारी के साजो सामान का कमाल ही है, जिनकी मांग मुल्क और बैरूनी ममालिक में बनी हुई है। इन साजो सामान में कश्मीरी कालीन भी शामिल हैं, जिसे कदीमी अरसे से मकामी दस्तकार बड़ी ही नफासत के साथ तैयार करते आए हैं। उमूमन अलग अलग रंग, बारीक नक्काशी और कश्मीर की मारूफ पहचान को संजोए कालीन को तैयार करने में कारीगरों को काफी वक्त लग जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर की जानिब से पहली बार डिजाइन स्टूडियो कायम किया गया है, जो कि जदीद तरीन तकनीक से लैस है और दस्तकारों को मुख्तलिफ तरह के कालीन के डिजाइन तैयार करने में काफी मददगार साबित हो रहा है। बात चाहे घर के ड्राइंग रूम की हो या फिर ऑफिस में मेहमानों के वेलकम एरिया की, मेहमानों के ठहरने की जगहों को सजाने संवारने में कश्मीरी कालीन एक नया लुक देता है। कश्मीर के बने कालीन वादी के दस्तकारों और कारीगरों के हुनरमंद हाथों के खूबसूरत मसनूआत हैं, जिनमें डिजाइनिंग से लेकर फिनिशिंग तक काफी वक्त लग जाता था। दस्तकारों की इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए श्रीनगर में IICT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी की जानिब से कारपेट की डिजाइनिंग से मुतालिक सॉफ्टवेयर से लैस पहला डिजाइन स्टूडियो कायम किया गया। जो ये डिजाइन स्टूडियो हमने एस्टेब्लिश किया है, इसका मकसद है कि एक तो नए नए डिजाइन बनवाना, नंबर 1, नंबर 2 रिजेक्शन जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइंस हमारे कारपेट रिजेक्ट हो जाते हैं, वो उसको ख़त्म करना है, और जो भी हम बनाते हैं उसको प्रिजर्व करवाना है साथ साथ। और इस सारी चीज़ को साथ साथ ये भी हमें देखना है कि जो हम डिज़ाइन बनवाते हैं ये हमारे पास प्रिजर्व रहेगा और अच्छे से रहेगा, और यू कैन चेंज एनी कलर, कोई कलर चेंज करना होगा और ऑटोमेटिकली इसकी तालीम बन जाती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो भी आपका डिज़ाइन बनता है, इट्स मान लो एक किस्म का इट्स एनी डिफेक्ट फ्री। मुल्की और बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ बाजारों में कश्मीरी कालीन की डिमांड को पूरा करने और जदीद तरीन तकनीक के बाइस बढ़ते कंपटीशन से निमटने के लिए कश्मीरी कारपेट बनाने के लिए कंप्यूटर पर एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूदा वक्त की जरूरत बनते जा रहे थे, जो कि रिवायती कश्मीरी कालीन की नक्काशी के साथ तालमेल कायम रख सके। ऐसे में IICT श्रीनगर की ये डिजिटल पहल कालीन बनाने वालों के लिए काफी मुफीद साबित हो रही है। इसके जरिए कारपेट डिजाइनिंग के नए नए पैटर्न्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए नेट ग्राफिक्स और नक्काश कश्मीर नामी सॉफ्टवेयर्स की मदद ली जा रही है। ये जमाना बदल गया, डिजिटाइज का जमाना चल रहा है। यहाँ पे जो पहले एडवांस में दिखाई देता है कि कालीन कैसा बनना चाहिए, इससे आर्टिजन को ये फायदा होता है कि वो पहले देखता है फिर बनाता है। पुराने ज़माने में पहले कालीन बनाते हैं फिर देखते हैं, अगर इसमें कोई कमी रहती है फिर लास्ट में पता चलता है कि इसमें क्या कमी रहती है। जो नया ज़माना आता है इसमें पहले ही एडवांस में ही देखता है। इससे जो नए जो जनरेशन है इसमें ज़्यादा उनकी रुझान ज़्यादा बढ़ता है उनकी ओर से, कालीन बाफी की ओर से। मुगलिया दौर से लेकर सिख डोगरा हुकूमत तक वादी के दस्तकारों ने कारपेट्स के वर्ल्ड क्लास मास्टरपीस तैयार किए थे। ऐसे बेहतरीन कालीन बनाने की रिवायत मौजूदा वक्त में भी जारी है, जिसमें अब कंप्यूटर्स के जरिए कारपेट तैयार करने में तब्दीलियां लाई जा रही हैं। कालीन बनाने के नए तरीक़ेकार की मदद से प्रोडक्ट्स तैयार होने से पहले ही रंगो सूरत का आसानी से तस्वुर किया जा सकता है। काबिल गौर है कि श्रीनगर शहर में शुरू की गई ये सहूलियात कालीन बुनकरों, दस्तकारों, कारीगरों और एक्सपोर्टर्स के लिए एक छोटे से डिजाइनिंग बैंक के तौर पर फायदेमंद होगी। जब ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो इसमें हम पहले ही देखते हैं कि जो मेरा कारपेट बनने वाला है, चाहे वीवर होगा, चाहे मैन्युफैक्चरर होगा, चाहे एक्सपोर्टर होगा, वो पहले ही देखेगा कि ये जो कारपेट मेरा है, कि ये जो डिज़ाइन बनेगा, इसका जो कारपेट बनेगा ये कैसे होगा।
इसकी कलर कॉम्बिनेशन क्या होगी, इसके मोटिफ जो होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो पहले ही देखेगा। वो मीनस कि हम कारपेट बनने से पहले ही देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो आने वाला है तो ये क्या होगा, तो इसमें एरर्स बहुत कम होते हैं। कालीन तैयार करने में इस नई सहूलत के अलावा भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। इससे कबल गुज़िश्ता दिनों भी ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर मुकामी दस्तकारों में बेदारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को लेकर तरबियती और बेदारी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था। ये तब्दीलियां मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर की दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम तरीन हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि साफ पानी की दस्तयाबी का मसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल मसला बनता जा रहा है और इसे सुलझाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत ने अब तक कोई मुस्बत इकदाम नहीं उठाए हैं। कामरान अली ने ट्वीट किया है कि हेलो गिलगित बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि आप लोग अभी नींद में हैं। गिलगित शहर में वापडा हाउस के पास ही इतनी ज्यादा आलूदगी दिखाई दे रही है। गिलगित एंड बल्तिस्तान न्यूज ने ट्वीट किया है कि गिलगित शहर में खवातीन ने नाक़िस किस्म के आटे की दस्तयाबी को लेकर सड़कें रोककर एहतजाज किया। इस दरमियान शिगर इलाके में आटे का सारा स्टॉक खत्म होने के बायस इसकी शदीद किल्लत हो गई है। DIPR कठुआ ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तवज्जो मकामी नौजवानों के लिए तरक्याती माहौल तैयार करने पर मरकूज है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि बंगुस अवामी मेला फेस्टिवल में सैकड़ों की तादाद में गुज्जर, बकरवाल और दीगर कश्मीरी लोग शरीक होते दिखाई दिए। अखिलेश आनंद ने ट्वीट किया है कि चश्मे शाही बाग मुगल बागों में से एक है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां के गवर्नर अली मर्दान खान ने बादशाही फरमान के तहत दारा शिकोह को सौगात देने के लिए बनवाया था, जो जबरवान रेंज में श्रीनगर के राजभवन के पास डल झील के किनारे मौजूद है। पाकिस्तान नाम नेहाद आजाद कश्मीर को अपनी गुलामी में रखना चाहता है और इस इलाके के वसाइल का जबरन इस्तेसाल करने के लिए अवाम पर मुसलसल तशद्दुद बर्पा करता रहता है। इंसानी हुकूक की पामाली तो यहाँ रोज का मामूल बन चुकी है। ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ पुरअमन एहतजाज करने वालों को भी झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। यही वजह है कि इस इलाके के अवाम में इस्लामाबाद और खास तौर से उसकी फौज के इन रवैयों और तशद्दुद आमेज बर्ताव को लेकर खासी नाराजगी है। ये नाराजगी कभी एहतजाज तो कभी कौम परस्तों के बयानों से झलकती है और गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही देखने को मिला। पाकिस्तान में हुकूक, कवानीन और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के जरिए किया जाता है और ये इलाका पाकिस्तान का आईनी तौर पर हिस्सा नहीं बल्कि उसका गुलाम है। इस वजह से पूरे इलाके का जमकर इस्तेहसाल होता आया है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस इलाके के साथ बरसों से किए जा रहे दोहरे रवैये को लेकर अब अवाम के सब्र का पैमाना पूरी तरह से लबरेज हो चुका है, जिसकी मिसाल वक्तन फवक्तन मंजर आम पर आती रहती है। खास तौर से अवाम का गुस्सा पाकिस्तानी फौज पर फूटता दिखाई देता है, क्योंकि ये फौज ही है जिसके इशारे पर नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम के ऊपर इतने जुल्म सितम होते हैं। फौज के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। फौज को ऐसे इदारा हम नहीं करते, पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, लेकिन चूंकि हमारी गुलामी में उनका बहुत रोल है और वो बताता हूं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्यों इनके खिलाफ बात करते हैं, मैं क्यों ना करूं। ये कश्मीर के मसले में पार्लियामेंट में बात नहीं करते, ये मैस में बुलाते हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम एक तवील मुद्दत से पाकिस्तानी इंतजामिया
اور پاکستانی فوج کے ظلم سہتے آئے ہیں، کیونکہ یہاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں ہر کسی کو امن پسند طریقے سے اپنی بات رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ قاعدہ شاید پاکستان کے زیر انتظام اس خطے میں لاگو نہیں ہوتا۔ پاکستان حکومت کے اسی جارحانہ رویے کو لے کر قوم پرستوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان متحد ہو کر آواز اٹھائیں، اور اگر پاکستانی فوج نے انہیں کمزور سمجھنے کی غلطی کی تو یہ غلط فہمی اسی طرح دور کر دی جائے گی جیسے کہ مشرقی بنگال کے لوگوں نے 1971 میں کی تھی۔ یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے بابا، یہ کون سی جنگ لڑی ہے اس نے؟ یہ سب جنگیں آ رہی ہیں، اس کے ترائے امتیاز میں لکھا ہوا ہے ہاری فوج، ہاری ہوئی فوج۔ یہ اس طرح کی کرتے رہتے تھے۔ یہ بنگال میں گئے، کہنے لگے 2 فٹ کا بنگالی، سالہ ہندو کا ایجنٹ، سالہ بزدل۔ پھر وقت آیا کہ 2 فٹ کے بنگالیوں نے 7 فٹ کے نیازیوں کو ناکو چنے چبائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، اسے چھیننا پڑتا ہے۔ یہ بات اب نام نہاد آزاد کشمیر کے عوام کو سمجھ آ چکی ہے۔ وہ اب اپنے مطالبات منوانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اب یہ عوام اپنے سر پر کفن باندھ کر گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ انہیں بازور طاقت روکنے کی ہمت اب حکومت میں نہیں ہے، جبکہ پاکستانی فوج ایک تجارتی ادارہ بن چکی ہے۔ اس کی دلچسپی سرمایہ لگانے، منافع کمانے، زمینوں پر قبضہ کرنے اور کاروبار میں ملوث ہے۔ اسی لیے آزادی کے متوالوں کو لگتا ہے کہ یہ مناسب وقت ہے جب پاکستان سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم اسلام آباد کے غلام، اسلام آباد امریکہ کے غلام، غلامی در غلامی در غلامی لے کے چلے۔ اسلام آباد والے پھر بھی امریکہ کے غلام ہیں، ہم غلاموں کے غلام ہیں۔ تو غلاموں کے غلام جو ہوتے ہیں ان کی بڑی حالت خراب ہوتی ہے، کیونکہ آزاد لوگوں کا غلام پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے، غلاموں کا غلام بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو ہم غلاموں کے غلام ہیں، ان سے آزادیوں کے لیے ہم سارے لوگوں کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے قبضے کے خلاف جب بھی آواز اٹھی تو کبھی سازش کو انجام دے کر تو کبھی بازور طاقت اسے دبا دیا گیا۔ اب ایک بار پھر عوام نے انگڑائی لی ہے۔ پورے جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آزادی کا سورج آج نہیں تو کل ضرور نکلے گا۔ نام نہاد آزاد کشمیر میں اصلی حکومت تو پاکستانی فوج اور اسلام آباد سے آئے افسران ہی چلاتے ہیں، باقی سب تو دکھاوا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں سرحد کے آس پاس دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو آمدنی کے مختلف ذرائع معاش مہیا کروانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کے لیے مقامی لوگ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ کرم کشی جیسے اہم ترین آمدنی کے دوسرے متبادل سے اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں۔ اس کے تحت مقامی محکمے کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ روز ضلع راجوری میں کوکون مارکیٹ کا اہتمام کیا گیا۔ حال ہی میں شہری کلچر محکمے کی جانب سے ضلع راجوری کے سندر بنی علاقے میں کوکون مارکیٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سندر بنی، نوشیرہ اور آس پاس کے سرحدی علاقوں سے کوکون پروڈیوسر نے شرکت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے اس بار کوکون اچھے داموں پر فروخت ہو رہا ہے، اس لیے بازار میں آئے خریدار اور مال بیچنے والے مقامی کوکون پروڈیوسرز میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ یہ 9 دن سے آج منڈی چل رہی ہے جیسے ہر سال سے چلتی ہے، اور تقریباً 45,000 کے کلو جہاں کراپ آئی ہے 9 دن میں، اور 1 کروڑ 25 لاکھ کے قریب پیمنٹ ہو گئی ہے۔ اور اس بار
सो इसका रेट जो अच्छा चल रहा है, लोग इससे खुश हैं, पर हमारा यहाँ लोकल कोई डीलर जो है लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये बाहर के लोग ही हैं जो मतलब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आला दर्जे की कोकून पैदावार के लिए जिला राजौरी का नाम जम्मू कश्मीर में सर-ए-फेहरिस्त है। शायद यही वजह रही कि कोकून ऑक्शन मार्केट में मुल्क के दीगर हिस्सों से आए कारोबारियों ने अलग अलग क्वालिटी के कोकून्स को हाथों हाथ खरीदा। काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर साल कोकून नीलामी बाजार लगाया जाता रहा है। काबिल गौर है कि गुज़िश्ता साल कोविड-19 वबा के बाइस कोकून मंडी में भी मंदी छाई रही, लेकिन इस साल बाजारी सरगर्मियों में तेजी देखी जा रही है। डिपार्टमेंट तो पूरी मदद कर रहा है सर, और रेट भी इस समय सही है। 1000 कल 70 तक गया है माल, 1070 तक अच्छा वाला जो क्वालिटी है। इससे जो सी ग्रेड का माल है थोड़ा कमी बेसी रेट पे जा रहा है। ये भी का रेट है जो अच्छा है, धागे के हिसाब से अच्छा रेट है। कोकून प्रोडक्शन से लेकर बाजारों में इसकी फरोख्त के लिए सेरीकल्चर महकमे की जानिब से किरमकशों को हर महाज पर मदद फराहम कराई जाती रही है। काश्तकारों के साथ साथ जदीद तरीन तरीकों से की जाने वाली किरमकशी सरहदी इलाकों के लोगों के लिए मुतबादिल ज़राए आमदन साबित हो रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कोकून मंडी में मुकामी किरमकश को अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए तयशुदा इंसेंटिव दिया जाना मुकर्रर किया गया है। इस बार कोकून बहुत अच्छा हुआ है। पहले लोगों की शिकायत होती थी कि कीड़ा मर जाता है, तो थोड़ा सा इस बार कोई बिल्कुल ही मोर्टलिटी नहीं हुआ है और अच्छा हुआ, यानी जिम्मेदार किसान को काफ़ी पैसा मिल रहा है, तो अच्छा रेट इस बार जा रहा है और ठेकेदार भी खुश होकर खुपटी ले रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो खुपटी है, ये पूरे मुल्क में सबसे अच्छा क्रॉप हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी का ही होता है, तो इसलिए इसका ओवरऑल जो एवरेज है वो 800 850 जाती है। यहाँ की एवरेज रेट भी अच्छे मिलते हैं। इस बार अच्छे रेट मिले, पिछले साल की निस्बत अच्छे रेट मिले इस बार। राजौरी में मुकामी लोग आहिस्ता आहिस्ता रिवायती काश्तकारी के साथ साथ किरमकशी जैसे गैर रिवायती जरिया मुआश की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। इस सरहदी इलाके में महकमे की जानिब से लगाई जाने वाली कोकून मंडियां मुकामी कारोबारियों और प्रोड्यूसर्स के लिए यकीनन मुनाफा बख्श इक़दाम हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।